पढ़े लिखे समाज की ओर से इस राज्य के डिप्टी सीएम ये बताएं कि वो मैट्रिक कब पास किए हैं। लोग के नाम बदलू नेता सम्राट कुमार मौर्य उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार चौधरी उर्फ 7वीं फेल कि मेरे भाई तुम डिलीट कर लिए, मैट्रिक कब पास किए? क्या बिना मैट्रिक पास किए डिलीट कर लिए? मैट्रिक का एग्जाम पास नहीं किए, उनको 234 नंबर आया, उनको फेल कर दिया गया। इसका दूसरा प्रमाण ये है कि 2010 में जब सम्राट चौधरी ने अपना हलफनामा दिया तो उसमें लिखा कि मैं 7वीं पास हूं, 7वीं पास है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज है उसको सम्राट चौधरी ने भी 2010 में स्वीकार किया है। अब मेरा और जन सुराज का सीधा सवाल है पूरे बिहार के युवाओं की ओर से, पढ़े लिखे समाज की ओर से, इस राज्य के डिप्टी सीएम ये बताएं कि वो मैट्रिक कब पास किए हैं, किस साल इन्होंने मैट्रिक पास किया। आप लोग पत्रकार बंधु उनसे खाली इतना पूछ लीजिए कि सर किस साल आप मैट्रिक पास किए हैं, क्योंकि 2010 के बाद मैट्रिक का एग्जाम दिए नहीं है। डिग्री लगाए हैं अपने हलफनामा में फर्जी, वो कई बार चर्चा हो गई कि उनका जो डिग्री है वो फर्जी है, डॉक्टरेट कहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से किए हैं, वो सब बात छोड़ दीजिए। सीधा सवाल, सम्राट कुमार मौर्य जो जिन पर मर्डर का इल्जाम लगा, नाम बदलकर राकेश कुमार किया, वो राकेश कुमार जब अपने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में कह रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा कि ये मैट्रिक का परीक्षा फेल कर गए हैं, इन्होंने खुद स्वीकार किया 2010 में कि 7वीं क्लास ये पास हैं, तो फिर ये मैट्रिक का परीक्षा कब पास किए हैं, यही सीधा सवाल है। ये बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा फेंकते हैं, कभी मुरेठा बांध कर कभी मुरेठा खोल के। ये आदमी इतना फर्जी है, ये मैट्रिक का परीक्षा पास ही नहीं किया। तो बिहार की जनता को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये मैट्रिक भी पास नहीं किया है आदमी, और दावा कर रहा है कि हम डिलीट का डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। आप बताइए कि बिहार में कोई अगर क्लर्क, कोई सिपाही, कोई अफसर अगर गलत डिग्री के साथ पकड़ लिया जाए, नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, जेल भी जाएगा। ये आदमी डिप्टी सीएम है, फर्जीवाड़ा किया है, मर्डर के केस में जेल गया है, 7वीं पास होने का सर्टिफिकेट लिखा है अपने एफिडेविट में, और आज तक इलेक्शन कमीशन भी नहीं पूछ रहा है कि मेरे भाई तुम डिलीट कर लिए, मैट्रिक कब पास किए? क्या बिना मैट्रिक पास किए डिलीट कर लिए? तो ये इनसे सवाल है, आप लोग नहीं पूछिएगा तो इस बार जब हलफनामा लड़ने आएंगे चुनाव, तो इनका जो भी विरोधी होगा इनसे पूछेगा कि भैया मैट्रिक कब पास किया, उसका सर्टिफिकेट लगाओ। अपने चुनावी हलफनामा में भाई साहब 10वां 12वीं का बात नहीं करते हैं, सीधे बात किया कि हम ग्रेजुएशन किए हैं कामराज यूनिवर्सिटी से, जो है ही नहीं। उसके बाद कह दिया डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर कर लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। तो ये है हम लोग के नाम बदलू नेता सम्राट कुमार मौर्य उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार चौधरी उर्फ 7वीं फेल उर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर करने वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री, भाजपा के बड़े नेता। इनका देखिए चाल चरित्र और चेहरा। एक तरफ महागठबंधन की कमान, चुनाव प्रचार की कमान राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और उसके साथ में महागठबंधन के नेता यानी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संभाल रखी है। वहीं पर दूसरी तरफ एनडीए की कमान अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है, और उनका वही चित परिचित अंदाज, विपक्ष को कोसना। खास तौर से जब भी चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को घुसपैठिया नजर आते हैं। आपको याद होगा कि हरियाणा और झारखंड के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था, लेकिन वहाँ वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन हरियाणा में वो इस मुद्दे को उठाकर चुनाव आयोग की मदद से
तीसरी बार सत्ता में आने में सफल हो गए। ये बात तो सभी को मालूम है कि चुनाव आयोग पर जिस तरीके से पिछले कई सालों से विपक्षी दल आरोप लगाते आ रहे हैं कि वो इनडायरेक्टली केंद्र सरकार को यानी भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर दिखते हैं। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से अपना नया रुख सबके सामने दिखाया है, नए अवतार में प्रशांत किशोर दिख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो ऐसे हमला कर रहे हैं एनडीए सरकार पर कि चाहे वो जेडीयू के नेता हों, मंत्री हों या भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके निशाने पर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दूसरी तरफ एक और मंत्री हैं मंगल पांडे जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता तो प्रशांत किशोर के निशाने पर हैं। अब ये साफ दिख रहा है कि प्रशांत किशोर की लगता है महागठबंधन से डील हो चुकी है। वो ये समझ गए हैं कि अगर प्रशांत किशोर और महागठबंधन मिल जाएं तो देश में बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो सकता है। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रशांत किशोर अशोक चौधरी के खिलाफ में प्रूफ इकट्ठा करके दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि पिछले 3-4 साल में 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अशोक चौधरी, उनके घर वालों, उनकी बेटी, उनके रिश्तेदारों में मिलकर खरीदी गई है। इसी तरीके से मंगल पांडे पर भी ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने कोरोना काल में जिस तरीके से एम्बुलेंस खरीद में धांधागर्दी की और इसके साथ साथ नर्सिंग होम खोलने के लाइसेंस के नाम पर भी उन पे आरोप लगे कि वो बिना लाइसेंस तभी मिलता है जब मंगल पांडे इनडायरेक्टली पैसा ले लेते हैं। पैसा लेते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं, बल्कि पहले उनके पिताजी के खाते में जाता है, फिर बाद में। इसी तरीके के कई आरोप अशोक चौधरी पे भी लगे कि उन्होंने अपनी लड़की के नाम बहुत सारी बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी। पिछले 4-5 साल में अशोक चौधरी ने 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। इस तरीके से जी प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे बिहार में एक बदला हुआ माहौल दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर के निशाने पर बिहार एनडीए है। प्रशांत किशोर बखिया उधेड़ने में इस समय भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के पूरी तरीके से मन बना चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनका निशाने पर ना तो महागठबंधन का कोई नेता है ही नहीं। इनडायरेक्टली वो राहुल गांधी के बारे में कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते। उनको ये लगता है कि उनका सीधा मुकाबला अब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के साथ होने वाला। आपको याद होगा कि कुछ दिनों के लिए नीतीश कुमार की पार्टी में प्रशांत किशोर सामने उपाध्यक्ष के पद पे ज्वाइन किए। आपको ये भी मालूम होगा कि प्रधानमंत्री चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के जो सलाहकार थे प्रशांत किशोर थे। चाय पे चर्चा उन्हीं का प्रोग्राम था, जिसकी बात से प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता बढ़ी उसी के बाद से हुई। ऐसा नहीं है कि केवल मोदी के साथ में प्रशांत किशोर काम किए, उन्होंने कांग्रेस के साथ भी करने की कोशिश की, नीतीश कुमार के साथ भी की, ममता बनर्जी के साथ भी की, और यहाँ तक कि पंजाब में भी उन्होंने सरकार बनाने में अपनी तकनीकी का प्रयोग किया। लेकिन हाथ के हालात में दिख रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के निशाने पर केवल नीतीश कुमार की सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ईमानदार सरकार। लेकिन इसकी चोट नीतीश कुमार पे भी लगेगी, इस बात से कोई दो राय नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी में, उनकी सरकार में ऐसे दोषी और जिन पे आरोप लगा है करोड़ों रुपए का, उन पे जब बात चलेगी तो नीतीश कुमार पे भी आंच आएगी। नीतीश कुमार को चाहिए कि ऐसे आरोप
लगने वाले मंत्रियों को वो अपने हिसाब से समझाएं और उनका इस्तीफा लें। नीतीश कुमार की इस सरकार में जिस तरीके से सम्राट चौधरी पे आरोप लगे कि उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर चुनाव लड़े, यानी प्रशांत किशोर का तो ये कहना है कि नीतीश सरकार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए सरकार में मंत्री बने हुए हैं।